में एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा होता है क्योंकि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर के ये क्लास होती है, तो इस क्लास में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो एक्सप्लेन और ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स जो है कुछ बच्चों ने स्टडी भी कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है रिवाइज करते रहना। जब तक रिवाइज करते रहेंगे चीज़ें अपने माइंड में सेव रहेंगी, और जहाँ प्रैक्टिस करना है रिवाइज करना छोड़ दिया वो धीरे धीरे माइंड से आपकी रिमूव होने लगेगी। तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है वो वेव फ्रंट है। जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है वेव ऑप्टिक्स में, दैट इज वेव फ्रंट। एंड इससे अगर आप देखेंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 2 मार्क्स के भी आए हैं। और वो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का ही है कि व्हाट इज वेव फ्रंट। ये डेफिनेशन वेव फ्रंट की अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर में 2 या 3 टाइम्स आ चुकी है 1 मार्क्स में। तो सबसे पहला व्हाट इज वेव फ्रंट, ये डेफिनेशन समझते हैं कि वेव फ्रंट है क्या। डेफिनेशन वेव फ्रंट की समझने के लिए डायग्राम से सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली वेव कह रहे हैं कि वेव फ्रंट का मतलब है क्या। ये जो वेव है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। हमें पता है लाइट ट्रांसवर्स वेव है, वेव चैप्टर में हमने स्टडी किया है क्लास 11th में ही कि वेव जो है वो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और लाइट की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव होती है। चलो हमारे लाइट रे ऑप्टिक्स हम स्टडी कर चुके हैं और ये लाइट ही है, हमें लाइट के फॉर्म में स्टडी करना है, यहाँ पर साउंड के फॉर्म में स्टडी नहीं करना है, तो लाइट के फॉर्म में स्टडी करना। और ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसमें ये रेज ऑल डायरेक्शन में ये रेडिएट, ये रेज ऑल डायरेक्शन में सोती है, जितनी शो कर दो उतने ही कम है, प्लस इतना इतनी शो की, ये रेज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, तो समझ लो ये आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस पैटर्न होता है, वैसे ही ये पॉइंट सोर्स की वजह से ये रेज है। बट हमें यहाँ वेव के फॉर्म में दिखाने की वेव कैसे ट्रेवल करती है। तो आपको पता है जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव को ऐसे शो करता है, क्रेसेंट ट्रफ करके, ऐसे क्रेसेंट ट्रफ। अब यहाँ पे उन पार्टिकल्स को लेते हैं जो कि सेम फेस में, यानी कि सभी वेव में बहुत सारी वेव है ऐसे करके, उन पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं जो कि सेम फेस में है। जैसे कि मैंने कहा ये 90 डिग्री वाले, ये 90 वाले, और यस हाँ यही चीज है। तो हमने क्या किया कि इसमें सेम फेस वाले पार्टिकल्स को कंसीडर किया और उसको कंटिन्यूसली लोकेट कर दिया, एंड जो हमें मिला, यहाँ तो मैंने कुछ रेज ड्रॉ की बट आप बहुत सारी रेज हो सकती हैं, उन पार्टिकल्स को लोकेट किया जो कि सेम फेस में। फिलहाल हम जैसे 90 ले रहे हैं तो 90 ले सकते हो, 180 मींस जो भी लोगे आप तो वो सारे पार्टिकल सेम फेस में होने चाहिए, उनको लोकेट करना है। तो जब आप कंटिन्यूस लोकेट करोगे उन पार्टिकल्स को विच आर वाइब्रेटिंग द सेम फेस, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है वो डायग्राम से मैंने समझाया, और डेफिनेशन बोर्ड में आपको डायग्राम से समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ड्रॉ किया, बोर्ड में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में सीधे लिख देंगे व्हाट इज वेव फ्रंट, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। सबको क्लियर? ओके ओके, यानी ये डायग्राम बस समझने के लिए, अब बोर्ड में अगर डेफिनेशन पूछ जाए तो ड्रॉ नहीं करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ टाइम बहुत है तो ड्रॉ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, और टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट में वेवफ्रंट ड्रॉ करने को आया है बोर्ड में 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कई पार्ट्स में कर दिया गया। तो नाउ टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, तो कितने टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट होता है किसी को याद है? मयंक 3 टाइप्स, ओके। काजल आप बताओ कौन कौन से टाइप्स है 3 टाइप्स में? सिलिंड्रिकल, प्लेन एंड विद 2 वे, स्फेरिकल, ओके।
तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड एट लास्ट प्लेन वेव फ्रंट। तो 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में फर्स्ट वन स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट अब ड्रॉ करना है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट किस तरह के सोर्स से हमें ऑब्टेन होता है? वेरी गुड, पॉइंट सोर्स, जैसे कि अभी ड्रॉ किया हमने पॉइंट सोर्स, हमने ये बनाया पॉइंट सोर्स और ये रेस ड्रॉ की, और यहां आपको वेव बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये रेस ड्रॉ करके वेव फ्रंट शो कर देना। ये रेज हो गई, ये पॉइंट सोर्स हो गया, और ये आपका कंटिन्यूस लोकेट करेंगे तो बस यहां ऐसे ड्रॉ करके दिखा देना, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है ऑल डायरेक्शन। वैसे तो प्लेन में तो सर्कल नजर आ रहा है, बट 3D के अकॉर्डिंग होता है, और वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर द पॉइंट सोर्स ना। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए कैसा सोर्स होना चाहिए? लीनियर, हम कहेंगे लीनियर सोर्स है ना, वायर एक लीनियर, तो फिलहाल वायर तो यूज करते नहीं है हम, बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल के लिए ट्यूबलाइट, हमारे पास जो ट्यूबलाइट है वो लीनियर सोर्स हो गया, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा तो ड्रॉ, ये लीनियर सोर्स है ऑफ लाइट, ऑल डायरेक्शन में रेज होंगी। पहले यहाँ पर हमें बेटर है कि आप यहाँ वेव फ्रंट ड्रॉ ही कर दो, ऐसे करके सिलेंड्रिकल पहले आप वेव फ्रंट ही ड्रॉ करो और फिर रेज उसके बाद। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और रेज जो ड्रॉ करेंगे, रेज, ये रेज है, और अभी ये ऊपर से देखने पे कैसी लीनियर सोर्स, ऐसे ऊपर से देखने में परपेंडिकुलरली यहां से ऐसे, नीचे से ऐसे। तो ये आपका जो वेव फ्रंट होता है जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वेव फ्रंट रेस के परपेंडिकुलर होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ वेव फ्रंट में आ जाता है। कि हमने पहले वाले में ड्रॉ किया, जैसे स्फेरिकल में, और यहाँ भी ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखना है कि जो आपके रेज हैं और जो वेव फ्रंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? आप कहीं भी देखेंगे ये जो वेव फ्रंट है और ये रेज आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल। जैसे आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टडी किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे ही समझ लो ये भी है। ये आपका लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक तरह से जो आपके रेज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लिया, और ये जो आपका वेव फ्रंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ वैसा ही मैच कर रहा है, तो याद करना इजी होता है। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सेकंड वन। नाउ थर्ड वन, प्लेन वेव फ्रंट। Plane wavefront is obtained from which type of source? Yes, when we place the source at infinity and जो rays जो है वो parallel आएंगी, तो source at infinity जो rays हमारे पास आएंगी वो parallel आएंगी इस तरह, तो wavefront जो होगा वो plane wavefront होगा। तो this is plane wavefront, यानी कि अगर हम point source and linear source अगर इनको infinity प्लेस कर दें यानी far away, देन जो रेस हमारे पास आ रही होगी वो रेस पैरेलल है, देन जो वेवफ्रंट होगा वो प्लेन वेवफ्रंट होगा। क्लियर? ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। अब इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन अब आजकल जो लास्ट 5 ईयर में देखा जाए उतने सिंपल नहीं, हमसे कह दिया जाता है कि एक पॉइंट सोर्स है और लेंस ले लिया गया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया गया या कॉन्केव लेंस ले लिया गया, उसके अकॉर्डिंग वेवफ्रंट ड्रॉ करना होता है। तो देखो लेंस को यूज करके कि लेट एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पे हमने पॉइंट सोर्स रख दिया, ये है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एंड अब आपको ड्रॉ करना है इंसिडेंट, जो रे इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पे उसके लिए वेवफ्रंट, एंड जो इससे ट्रांसमिट हो रही, पास हो रही है
उसके लिए वेव फ्रंट। तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा इस लेंस पे, ये रेस कुछ ड्रॉ कर दी जो इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद ये फोकस पे, तो हमको पता है कि आगे क्या होगा, ये रेस पैरेलल हो जाएंगी ना। अब वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं हम, वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि जो वेव फ्रंट होता है वो रेस के परपेंडिकुलर होता है। आप यहाँ पे इस पॉइंट सोर्स पे कंपास रख करके ऐसे सर्कल बना, ये जो आपका जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखना, ये ड्रॉ करते समय ये वेव फ्रंट जो है ऐसे करके ये परपेंडिकुलर यहाँ पे होना चाहिए इस रेस। ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट। और यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट जो से पास हो रही है लेंस से, ये वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? ठीक है, तो सिंपल है। वैसे कॉनकेव लेंस के लिए हो सकता है, वैसे प्रिज्म के लिए भी हो सकता है, तो अब वो भी ड्रॉ करते हैं। लेट कॉनकेव लेंस है, ठीक है, उसके लिए कुछ रे डायग्राम बना देते हैं कि लेट कॉनकेव लेंस में आपका जो रे है वो कॉनकेव लेंस, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि कॉनकेव लेंस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो उस सोर्स से इंसिडेंट हो रही है जो कि इंफिनिटी पे, ऐसे मानो लैंग्वेज के टर्म में लिखा जाता है। देन आपको ड्रॉ करना है रे डायग्राम एंड ऑल्सो इंडिकेट द वेव फ्रंट कैसा शेप होगा और क्या है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। एंड अब यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस से इंफिनिटी पे सोर्स ऑफ लाइट है, दैट मीन्स जो रेस पे इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल रेस इंसिडेंट हो रही है। इसके बाद क्या होगा, द रे विल बी डाइवर्ज, रे विल बी डाइवर्ज। एंड आपको पता है ना ये डाइवर्ज हो गया, इसका यहाँ पे फोकस ऐसे करके बनेगा, तो आप ड्रॉ करते थे ध्यान में फोकस यहाँ पे, तो ये डाइवर्ज हुआ। अब वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो रे इंसिडेंट हो रही है वो तो पैरेलल है क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। एंड जो डाइवर्ज हो रही है तो उसका फोकस पॉइंट अपीयर टू बी हियर, उसके अकॉर्डिंग कंपास रख करके आप स्फीयर बना दो। और जब आप ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर आपको दिखेगा। तो दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट जो ट्रांसमिटेड लाइट है फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, और जो इंसिडेंट है वो प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरह आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना। यस नहीं, रियल में तो अपीयर टू कन्वर्ज कैसे, में रे की एरो बता रहे हैं ना हम लोग उधर जा रही है, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। अपीयर टू कन्वर्ज करके थोड़ा वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो नंबर तो मिलेंगे नहीं, वो टीचर सोचे कि बच्चा कंफ्यूज है ना। ये तो ना, अब इसका एक और हम ड्रॉ कर सकते हैं प्रिज्म वाला केस, क्योंकि एक बार वो भी आया था ड्रॉ करने को कि ये प्रिज्म है एंड ये रेस इस तरह इंसिडेंट कर दी गई थी। इसके आगे आपको इसके पाथ को ट्रेस करना था, प्लस आपको वेव फ्रंट शो करना था कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट और जो ट्रांसमिटेड लाइट का वेव फ्रंट है वो शो करना था। तो आपको इसके आगे तो पता है कि रे कहाँ जाएगी, इसके आगे रेस इस तरह रेस जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ जो वेव फ्रंट है, क्योंकि ये रेस पैरेलल है, ये प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे भी इस तरह पैरेलल है, ड्रॉ करते समय ध्यान रखना। तो इस तरह आप उसको ड्रॉ कर देंगे कि ये दो वेव फ्रंट है, एक इंसिडेंट लाइट के लिए और दूसरा ये ट्रांसमिटेड लाइट के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो क्लियर हो गया वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और ये जो रे डायग्राम्स पे जो वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चंस मिला करके 5 मार्क्स में भी आ चुका है बोर्ड में, पूरा क्वेश्चन अकेला। ठीक है, तो एक आपका टॉपिक क्लियर हो गया, जो कि मे बी 5 मार्क्स का आ जाए, मे बी 3 मार्क्स का आ जाए, मे बी 1 मार्क्स का आ जाए। तो वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। यस अंकित, अगेन रिपीट। तो क्योंकि हमें रे डायग्राम तो डिस्क्राइब तो करनी जरूरत, बट हम बता देंगे कि जो प्रिज्म होता है उसमें रेज जो होती हैं, इस कोई भी रे है, ये आपका ये बेस वाले पार्ट से ये जा रही है, फिर इनसाइड जो है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, ये रे बेंड होती है,
ये जरूरी नहीं कि ये पैरेलल हो बेस की, ये पैरेलल है तो इसका मतलब वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप ये पैरेलल ही ड्रॉ करो, मतलब इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल रेस तभी होती है जब वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ये रेस जा रही है और हमें पता है कि ये रेस इस तरह की पाथ कवर करती है रेस की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ये जो रे ड्रॉ करते हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते हैं। तो ये रे डायग्राम तो हमने अपने आप तो ड्रॉ नहीं किया, ये हमने प्रॉपर रिफ्रैक्शन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पर ये रेस पैरेलल देखा गया जब हमने लॉस को फॉलो किया कि रेस कैसे ट्रेस होती है फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ भी वो पैरेलल ही है। ये दोनों लाइट सेम कलर की यानी मोनोक्रोमेटिक, ये कंडीशन लगा देना कि दोनों ही मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, यानी दोनों या तो येलो दोनों ही या तो रेड। ठीक है, तो हाँ ये केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही आप कह रहे हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही तो आप सिंगल रेड ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबका अलग एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। हाँ बेस्ट है कि मोनोक्रोमेटिक लेके ही हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रियल में जो कलर्स के हैं उसके अकॉर्डिंग अलग फोकस भी तो होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन रियल में अगर आप 100% बात करें कि सही ट्रेस कर रहे हैं तो वो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। हाँ यस, वही तो मैंने इसलिए तो कहा था कि पहले एनरोल हो जाती, तो अभी क्लास क्या है ना, मैं अभी क्लास को स्टॉप करूंगा फिर वहां एनरोल होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा है। इसमें ये होता है कि बच्चे के मोबाइल नंबर से चेक कर दिया जाता है कि बच्चा फेक है। चलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस यहाँ पे एंड करके तुरंत उसको ऐड करता हूँ। ठीक है, वेट। ठीक, वेलकम। असल में मैं ध्यान ही नहीं आया कि ग्रुप में मैंने भेज दिया और कुछ बच्चे ने जो मुझे कांटेक्ट किया मैंने उसको भेज दिया, आपको शायद मैंने यहाँ पे शेयर करना भूल गया कि आपको भी यहाँ पे शेयर करना है टीचमेंट वाला। ठीक है, वैसे मैंने लाइव वीडियो शेयर की होंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था कि बाय चांस कोई बच्चा छूटा है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है, तो नाउ हम वेव फ्रंट हम स्टडी कर चुके हैं, वेव फ्रंट क्या है, बहुत इजी टॉपिक था। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी इस पे बेस आपका एक डेरिवेशन आती है, स्नेल्स लॉ को प्रूव करना या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना। ये आप देखेंगे 2-3 इयर्स में ऑर्डर में आया, कभी स्नेल्स लॉ आया है प्रूव करने को बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करने को आया है, कभी इस साल कभी नेक्स्ट ऐसे करके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पहले तो इसको समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके बाद हम प्रूव करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले, देन स्नेल्स लॉ प्रूव करते हैं। यही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पिछले आप 10 सालों के क्वेश्चन देख लो तो इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आया है। तो पहले हाइगन्स प्रिंसिपल समझते हैं। अभी हम बात कर रहे थे वेव फ्रंट की, तो वेव फ्रंट क्या होता है, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग द सेम फेज। तो यहाँ पे वेव फ्रंट भी ड्रॉ करते हैं और पॉइंट सोर्स भी लेते हैं। तो ये हमने पॉइंट सोर्स लिया, दिस एस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और हमें पता है कि इस पॉइंट सोर्स के वजह से वेव फ्रंट होगा, जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हम ड्रॉ करेंगे कि ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है इस पॉइंट सोर्स के वजह से। लेकिन अगर हम इंफिनिटी पे चले जाए तो यही आपका वेव फ्रंट प्लेन हो जाएगा, यानी सोर्स से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाए तो वहां पर ये सोर्स आप से जो लाइट आ रही होगी वो पैरेलल आ रही होगी, देन वहां पे जो वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। फिलहाल मैं इसके अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये आपका एक वेव फ्रंट है जो कि सोर्स के वजह से हमने स्टार्ट यहां से किया है, तो मैं इसको कह रहा हूँ ये प्राइमरी सोर्स है, दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। अब उसके बाद आगे रेस जा रही है और हमारा जो वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है फॉर द पॉइंट सोर्स। हाइगन्स ने क्या कहा कि इस वेव फ्रंट पे, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स के वजह से देखते हुए बनाया है हमने, तो इसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट भी कहते हैं, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे हम जो पॉइंट्स लोकेट करें, क्योंकि पॉइंट सोर्स और पॉइंट आपको पता है बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं,
तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स शो कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो वो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस प्राइमरी वेवफ्रंट पे हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि वेव क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है विच ट्रेवल थ्रू द मीडियम। ये तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस यानी प्राइमरी वेवफ्रंट है, लेकिन प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये जो प्राइमरी वेवफ्रंट बना, इस वेवफ्रंट पे हर एक पॉइंट खुद में एक नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, यानी नया सोर्स है जिसको हम सेकेंडरी सोर्स भी कह सकते हैं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो हर एक पॉइंट, चलो मैंने कुछ ये पॉइंट ड्रॉ किया, और ये पॉइंट ड्रॉ किया तो जैसे मान लेते हैं पॉइंट सोर्स की वजह से, अगर वो पॉइंट सोर्स हमारा प्राइमरी सोर्स ऐसे मान लेते हैं, तो उसके चारों तरफ जो वेवफ्रंट होता है वो स्फेरिकल, तो वैसे ही कर रहे हैं कि चलो ये पॉइंट सोर्स है तो इसके चारों तरफ हमने एक वेवफ्रंट ड्रॉ किया, उस बेसिस पे ये मैंने स्फीयर ड्रॉ किया। वैसे ही पहले में बेसिकली ज्यादा इजी रहेगा कि आप पहले स्फीयर ड्रॉ कर दो, सर्कल बना दो, कॉइन होगा तो कॉइन से सर्कल बना दो ऐसे, और एक्चुअली में ये सर्कल नहीं, ये स्फीयर है। तो कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे सारे पॉइंट्स होते हैं, अब सभी को तो हम इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हाइगन्स ने क्या कहा, हर एक पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेवफ्रंट इज एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, ये फर्स्ट लाइन होगी हाइगन्स प्रिंसिपल की। उसके बाद हाइगन्स ने क्या कहा, जैसे एनर्जी हम कहते हैं कि आगे की तरफ ट्रेवल करती है, अब यही इसका ड्रॉबैक है, इसने माना था कि आगे की तरफ ट्रेवल करती है, बैकवर्ड वाला केस नहीं लिया था। तो फॉरवर्ड लिया इन्होंने, हाइगन्स ने फॉरवर्ड लिया और कहा कि फॉरवर्ड आगे की तरफ उसको क्लोज किया जाए, फॉरवर्ड एनवलप बनाया जाए। तो वो एनवलप ऐसा होगा कि ये जो आपने सर्कल दिखा है बेसिकली, या स्फीयर है, तो उसको टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, यानी ऐसे टच करता हुआ ऐसे। तो ये फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप जो ड्रॉ किया, इसको कहेंगे फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप इज द, इसका टेंशन एनवलप ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्ब सोर्स, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स। हम क्या ले रहे हैं, हम फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप किसका ले रहे हैं, जो सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस है उसका, एंड दैट इज कॉल्ड, जो ये आपका डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग हमने जो वेव टेंजेंट ड्रॉ किया, वो एनवलप, टेंजेंशियल एनवलप, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव। तो ये हाइगन्स ने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। मैं इसको आपको पूरे स्टेटमेंट बता देता हूँ कि दो पार्ट में एक स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन कि जो आपका एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी वेवलेट्स ज्यादा सही रहता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा, द फॉरवर्ड टेंजेंशियल एनवलप, the forward tension envelope of disturbance due to the secondary wavelets या secondary source is called secondary wavelength। ये आपके हाइगन्स ने एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट में आप ये चीज बताएंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है, ये संकेत। हाँ, तो देखो यही चीज जब इंफिनिटी में ले जाओगे, कर्वेचर जो है आर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे ये दूर जाएगा इससे, आर इंक्रीज होते होते एक इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये ऐसे करके भी आप ऐसे करके भी थोड़ा कर्वेचर और आगे जाकर की स्ट्रेट हो गए, है ना, ये होता है। ये स्टेटमेंट हो गया, इतना ही आता है स्टेट हाइगन प्रिंसिपल। उसके बाद पूछा जाता है कि हाइगन प्रिंसिपल के कांसेप्ट को आपने समझ लिया है, आगे स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन करो कि स्नेल्स लॉ कैसे प्रूव करोगे या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करोगे। वो 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं। आप सोचेंगे 5 मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में नहीं, वो 2 मार्क्स का ही आया है। लास्ट फाइबर में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। देखो, अगर कहा यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट नहीं बताना, आपको पता है कि वहां जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो हाइगन्स की कंसेप्ट को लेके ही कर रहे हैं।
तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कहा जाए स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल एंड देन प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 3 नंबर का होगा, जिसमें स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल 1 मार्क्स का होगा और प्रूफ आपका 2 मार्क्स का होगा। तो देखो एक चीज और यहाँ बता दें कि हमने इस पॉइंट्स में नहीं लिए कि जब हम वेवफ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम एक वेवफ्रंट पे दूसरा तीसरा, तो जो डिस्टरबेंस है, पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, तो एक फ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पे जो पार्टिकल्स या डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, जो टाइम लगता है वो सेम होता है इररिस्पेक्टिव की मीडियम चेंज हो सकता है कि जो आपका इस तरह वेवफ्रंट ड्रॉ किया और इधर, तो हो सकता है यहाँ पे मीडियम कुछ और हो, इतने ऊपर वाले पार्ट में एयर और नीचे वाले में वाटर हो, यहाँ से यहाँ डिस्टर्बेंस जितना टाइम लगेगा उतना यहाँ से यहाँ लगेगा मीडियम के वजह से। ऐसा नहीं है कि फिर वो टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम टेकन सेम रहेगा पार्टिकल्स का, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी, यानी डिस्टेंस और स्पीड चेंज हो जाएगा। पहले डायग्राम समझते हैं इसको है क्या। डायग्राम में आपको शो कर दूंगा, ये जो वेवफ्रंट है और ये दूसरा वेवफ्रंट है, दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो सेम होता है, ये भी हाइगेंस ने बताया। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं जो प्रूविंग है 2 मार्क्स, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, 2 मार्क्स का डेरिवेशन। बहुत इजी डेरिवेशन है। सबसे पहले बस रे डायग्राम सही से ड्रॉ हो जाए। तो पहले हम रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रे डायग्राम ड्रॉ करें, और इसके लिए हम एक प्लेन मिरर पहले ड्रॉ कर रहे हैं। ये दिस इज द प्लेन मिरर। अब इसमें 2 रेज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद वेवफ्रंट ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है प्रैक्टिस के लिए कि थोड़ा रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ होने वाली, जिसमें एक नॉर्मल लाइन होगी तो एक वेवफ्रंट वाली लाइन होगी, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर वो लाइंस थोड़ा मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो। ये एक रे ड्रॉ की, इसके पैरेलल आप स्केल से एक और रे ड्रॉ कर लें। फिर ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज द इंसिडेंट रे, और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये बी है। देन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहां पे आप क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ नॉर्मल लाइन। ये हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब रिफ्लेक्टेड रे, अब आपको पता है कि लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो आइडिया तो है नहीं कि आई इक्वल टू आर होता है, आई इक्वल टू आर प्रूव करना है, बट हमें पता है कि होता है। चलो प्रूव करते हैं, फिलहाल ड्रॉ तो उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आई, एक ही जगह लिखते हैं, बाकी यहाँ में समझ कि आई। नाउ रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हमें ड्रॉ करना है, ये तो सिर्फ रेज ड्रॉ की है, बट हमारा टॉपिक वेव फ्रंट और वेव ऑप्टिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर है, तो अब वेव फ्रंट ड्रॉ करना जरूरी है। नाउ वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं पहले इंसिडेंट रे के लिए और फिर रिफ्लेक्टेड रे के लिए। पॉइंट ए से जो ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट रे के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, और आपको पता है ये जो रेज है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो, तो स्केल को ऐसे रखेंगे और फिर देखेंगे जो स्केल है ये ऐसे करके, तो वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से वो इन दोनों रेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि वेवफ्रंट 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने ऐसे स्केल रखा और ये ड्रॉ कर दिया। ये मैंने स्केल से ऐसे ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट से, और ये हमारा एम पॉइंट आ गया। एंड दिस ए एम, मैं बात कर रहा हूँ ए एम की, ये जो ए एम है वो है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। एंड उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए बी पॉइंट पे स्केल रखते हैं। बी पॉइंट पे आपने स्केल रखा और ड्रॉ किया, और ये एंड पॉइंट आ गया।
this Bn is reflected plane wavefront. ये क्लियर हो गया। और आपको पता है ना वेवफ्रंट ये 90 डिग्री होता है, नॉर्मल 90 डिग्री एंगल। इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा एंगल आई ज्यादा लिया है कि ये नॉर्मल लाइन और ये जो वेवफ्रंट है दोनों बहुत क्लोज ना हो जाए दूसरे। तो रे डायग्राम क्लियर। ठीक, मैं इसलिए कहता हूँ कि पता नहीं चलता नेटवर्क चला जाता है और मैं ही अपनी क्लास लेता रहता हूँ, ऐसा लास्ट से बहुत हुआ है। इसलिए मैं रिस्पांस देता रहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ नेटवर्क गायब, बच्चों को समझ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए यस नो। ठीक है, देखो प्लेन मिरर, फिर इसके बाद जो इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे, 2 रेज ही लेना है। इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये रेज ड्रॉ की, उसके बाद जिस पॉइंट पे ये दोनों रेस इंसिडेंट पॉइंट के नेम कर दिए ए और बी, और उसके बाद ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्योंकि वेव ऑप्टिक्स है, वेवफ्रंट है, तो वेवफ्रंट के बारे में हमें पता है, तो वेवफ्रंट भी ड्रॉ करना है इंसिडेंट रे के लिए। इंसिडेंट रे के लिए वेवफ्रंट ए पॉइंट से ड्रॉ करेंगे ऐसे स्केल रख करके, और ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखना है ये जो वेवफ्रंट है वो इन 2 रेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो परपेंडिकुलर है तो हमने एएम ड्रॉ कर दिया, तो एएम जो ड्रॉ किया वो इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग है, और फिर हमने बीएन ड्रॉ किया बी पॉइंट से, और ये है रिफ्लेक्टेड रे के लिए, ये भी देखो परपेंडिकुलर होगा इस रे के लिए, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट है। क्लियर। अब प्रूफ करना है यहाँ पर I इक्वल टू आर। तो आर कहाँ है यहाँ पर, हम यहाँ आर नहीं दिखा रहे, दिखा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और पॉइंट शो करने हैं तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो मैं आर को यहाँ दिखा दूंगा, ये हमारा आर है, नहीं तो आर ये भी है यहाँ से आकर। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि I इक्वल टू आर। अभी नहीं पता कि हमें I इक्वल टू आर है, हमें प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर होता है, तो उसको प्रूफ करना है। तो 2 मार्क्स का है, तो इसमें 1 मार्क्स को आप तो रे डायग्राम में आपको मिल चुके हैं, प्रॉपर रे डायग्राम ड्रॉ किया, 1 मार्क्स मिल चुके हैं, या कई बार आधे नंबर बोर्ड इसको मान लेता है, 1 या हाफ, तो ऐसा है। उसके बाद ज्यादा स्टेप्स नहीं है, 4 to 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क्स आपका। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे पहली चीज हाइगन्स ने क्या कहा था कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पे जाने में टाइम सेम लगता है, तो बस वही लिखना है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स द टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस टू कवर दिस डिस्टेंस, ये एक वेवफ्रंट है, ये दूसरा वेवफ्रंट है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है एम पॉइंट पे, और उसी वेवफ्रंट पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पार्टिकल इन बिटवीन बहुत सारे पार्टिकल हैं, एम अभी फिलहाल 2 रेज ले रहे हैं, तो 2 रेज यानी 2 पार्टिकल्स मान रहे हैं। एक एम पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो, और जो ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो वहां से ऑसिलेट कर रहा है, यानी वहां से डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करेगी। ये जो पार्टिकल है यहाँ से डिस्टर्बेंस एम से बी की तरफ जाएगी, और यहाँ से डिस्टर्बेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन ए से एन की तरफ जाएगी। दैट मीन्स कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट की तरफ डिस्टर्बेंस जा रही है। इतना क्लियर है? ठीक, अब हम कह रहे हैं कि एम से बी गया, तो ये इसने एक डिस्टर्बेंस ने, यानी एक पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया एम बी, और दूसरे पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया ए एन, और यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि ये एक वेवफ्रंट है और ये दूसरे वेवफ्रंट है, तो एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट की तरफ डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है। हाइगन्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स द टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस टू कवर दिस डिस्टेंस, एम से बी जाना और ए से एन जाना आर इक्वल और सेम। यहां से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस to cover distance M से B यानी MB and A से N AN is equal, time is equal। तो now time का फॉर्मूला T is equal to time and it is equal to distance यानी MB, एक डिस्टेंस MB है अपॉन स्पीड। तो ये आपका ये इस मीडियम को कहेंगे फर्स्ट मीडियम, अगर ये वाटर होता तो ये सेकंड मीडियम होता, फिलहाल ये मिरर है। इस मीडियम में लेट स्पीड आपकी एयर मान लिया तो स्पीड c लिख सकते हैं, नहीं तो आप कह दो फर्स्ट मीडियम v1 भी कह सकते हो।
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सिमिलरली फॉर दिस an, ये डिस्टेंस an, और क्योंकि वही मीडियम है, जिस मीडियम में आपका mb, उसी मीडियम में an है, तो यहाँ पे भी स्पीड वही रहेगी। फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड सेम क्योंकि मीडियम सेम। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, डिस्टेंस सेम आ गया, क्योंकि हाइगन्स ने टाइम के बारे में कहा था, बाकी टाइम के फॉर्मूले से और सेम मीडियम होने की वजह से आपने देखा कि डिस्टेंस सेम आ गया। इतना क्लियर? ठीक, अब बस ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल जिसमें आई हो, एक ट्राइंगल जिसमें आर हो। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर आई है ना, ये आई माना है, तो आपका ये वाला एंगल, ये रेड और ये ब्लैक लाइन, ये 90 माइनस आई होगा, और ये वाला पार्ट आपका, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज आई। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये आई कैसे, दिस इज आई, ये वेवफ्रंट 90 डिग्री बना था, तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, और ये नॉर्मल लाइन है, तो ये अगर 90 माइनस आई तो ये आई आ जाएगा, यानी कि अगर ये आई है तो ये आई होगा। क्लियर सबको? अब यहाँ पे जैसे ये आर है, दिस इज आर, तो ये वेवफ्रंट 90 बनाया था, तो ये 90 माइनस आर, तो ये वाला पार्ट आर हो जाएगा, तो ये एंगल आर हो गया। अब आपको ट्राइंगल देखो, आप इन ट्राइंगल ए एम बी, राइट ट्राइंगल है, मैं इसको रब करके यहाँ प्रूव करता हूं। इन राइट ट्राइंगल ए एम बी, ए एम एम 90 डिग्री एंगल बी, साइन आई अगर आप देखें तो साइन आई की वैल्यू क्या होगी, साइन आई इज इक्वल टू आई के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी एम बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बड़ी वाली साइड ए बी। ये क्लियर? ठीक, नाउ आई हो चुका, अब आर के लिए इन राइट ट्राइंगल ए एन बी, ए एन बी, साइन आर, साइन आर, दिस इज आर, साइन आर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ए एन, और हाइपोटेन्यूज वही ए बी। क्लियर? अब आपको क्लियर दिख रहा है कि देखो ये चीज आ गई, डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू व्हाट, बस ये आर रिफ्लेक्शन वाला आ रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। साइन आई अपॉन साइन आर हमें दिख रहा है कि ए बी कैंसिल हो जाएगा और एम बी अपॉन ए एन आ जाएगा, और एम बी अपॉन ए एन आ गया। तो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन व्हेन यू पुट एम बी इक्वल टू ए एन, तो व्हाट वी गेट, ये 1 आ जाएगा, और जब ये 1 आ जाएगा तो साइन आई इक्वल टू साइन आर आ जाएगा। तो सिंस आपको यहाँ दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है आपस में, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1, यानी कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि आई इक्वल टू आर। क्लियर? तो ये जो आपको बोर्ड में दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का ही आता है सीबीएसई में, बहुत बड़ी प्रूविंग भी कराते हैं टीचर्स, तो बट वो नहीं करना है, ये करो क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ से ही पूरे मिलेंगे, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट। उसके बाद आपका अभी टाइम है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रूव हो जाएगा स्नेल्स लॉ, 5 मिनट, क्योंकि बिल्कुल सेम है। अब इससे ज्यादा इजी वो है क्योंकि ऑलरेडी हम जब ये समझ चुके हैं, और वहां रिफ्रैक्शन है तो वहां रे डायग्राम बनाना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि वहां 2 अलग अलग मीडियम होंगे, इंसिडेंट के लिए फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्शन के लिए सेकंड मीडियम। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, आप देखना जो मैंने स्टेप्स लिए बिल्कुल यही होंगे, बस जैसे ये आर है, ये रिफ्लेक्शन है, तो वहां जो आर होगा वो रिफ्रैक्शन होगा। तो आगे चलते हैं, स्नेल्स लॉ प्रूव करते हैं। स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, और हमें पता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड। तो उसी टर्म में लाना है, स्पीड के रेशियो के टर्म में लाना है कि साइन आई अपॉन साइन आर यानी रिफ्रैक्शन वाला आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड के टर्म में फाइंड करना है। तो प्रूव हो गया, तो स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। तो ये रब करता हूं मैं, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस टॉपिक का, ठीक है, या मैं देखता हूँ मेरे पास नोट्स होंगे, उसकी पीडीएफ बना करके सेंड करता हूँ, या आप इस वीडियो को प्ले करके भी आप दोबारा बना सकते
तो नाउ स्लो बाय, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया फिर आपने, ठीक है। तो नोट्स बन गए तो बहुत दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब भी आप बोर्ड की एग्जाम की डेट आएगी तो आप इस वीडियो को देख करके आप फिर से रिवाइज कर सकते हो किसी भी टाइम, है ना। तो आप, हाँ, डेट 1 तारीख तक आ जाएगी और एग्जाम होंगे 15 जुलाई से कुछ 5 अगस्त तक होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। हाँ, अपने अपने स्कूल में हो सकते हैं या तो अपने स्कूल के बगल वाले स्कूल में हो सकते हैं। यानी एपीएस वाले बच्चे केवीएमसी जा सकते हैं, डीपीएस वाले बच्चे एलपीएस साउथ सिटी जा सकते हैं, या एलपीएस साउथ सिटी वाले बच्चे डीपीएस जा सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट ऐसा डिस्कशन चल रहा है, जैसा मुझे न्यूज मिल रही है, जैसा मुझे पूरी फीडबैक मिल रहा है, तो चांस ये है कि मेन सब्जेक्ट की होने के चांसेस ज्यादा हैं कि मेन 5 हो जाएंगे। जैसे 10th का बताऊं, 10th का रिजल्ट मैं बना रहा हूं तो मुझे पता कि कैसे है। 10th के रिजल्ट में भी 5 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो 5 सब्जेक्ट के एवरेज है उससे देख करके कंप्यूटर के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 10th का ऐसा है तो मे बी 12th का वैसे ही, जैसे 12th में लाते हुए, है ना। तो 5 मेन सब्जेक्ट तो ठीक है, कहीं कई जगह 6 भी होते हैं। आपके 5 है तो हो सकता है कि 4 लिया जाए। हाँ, तो हो सकता है। हाँ, देख लेते हैं क्या है मेन 5 सब्जेक्ट। देखो, अब सीबीएसई का डिसाइड कर एग्जैक्टली, अब सामने आएगी पिक्चर। 1 तारीख तक आ जाएगी, 1 जून तक क्लियर कर देंगे लोग, ठीक है। तब तक हम प्रिपरेशन रखते हैं, ठीक है। नॉलेज ही तो हमारी स्ट्रांग हो रही है, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वेट करते जा रहे हैं एग्जाम का। नाउ स्नेल्स लॉ बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, उसका प्रूविंग तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर ये मैंने इंटरफेस ड्रॉ कर दिया फॉर द टू मीडियम, दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस वन इज द सेकंड मीडियम। जैसे एयर या वाटर हो गया, वाटर या ग्लास हो गया, तो इन जनरल टू मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, और इसको कहते हैं इंटरफेस ऑफ द मीडियम। अब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं टू रेज, और यहाँ कोई आई ज्यादा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे वो दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये टू रेज इंसिडेंट हो रही है ये, और इसके पैरेलल है, ठीक है। ये टू रेज हमने इसलिए करा दी। अब भाई नॉर्मल लाइन, पॉइंट ए है मान लिया जाएगा, और ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया, पॉइंट बी, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्टेड रे, मान लिया कि ये रेयर मीडियम है एंड दिस इज डेंसर, देन आप क्या ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर डेंसर की तरफ लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये बस एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, जैसे ये पैरेलल है तो फिर बेंड करने के बाद ये पैरेलल, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही लेकर के सब माना जाता है। तो ये, अब दिस इज आई इंसिडेंट रे, यहाँ पे आई ड्रॉ कर सकता हूँ बट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस रिफ्रैक्शन एंगल। अब इसके आगे क्या करना है, बिल्कुल वही, ए पॉइंट से इंसिडेंट वेव फ्रंट और बी पॉइंट से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, स्केल लेंगे ऐसे करके, देखेंगे जो स्केल है वो इस इंसिडेंट के परपेंडिकुलर हो, और ऐसे हमने एम पॉइंट ले लिया, ए एम, ए एम इज द प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये आपका 90 डिग्री वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी। वैसे ही बी से हम ड्रॉ करेंगे रिफ्रैक्टेड रे के लिए, और ध्यान रखना यहाँ स्केल ऐसे रखेंगे तो 90 डिग्री दिखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यानी ऐसे करके ये ऐसे आएगा, ये दिस इज एन, और ये 90 डिग्री। डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसमें भी हमें आई और आर एक और जगह लोकेट करना है, कि जैसे ये आई है तो ये 90 माइनस आई, तो ये आपका आई हो जाएगा, दिस इज आई। वैसे ये आर है तो ये 90 माइनस और ये आपका आर हो जाएगा, दिस वन आर, दिस इज आई एंड दिस वन आर। इतना क्लियर है रे डायग्राम में आपको?
अब इसके आगे बिल्कुल वही स्टेप जो हमने वहां पे किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। According to Huygens principle, time taken by disturbance to cover distance mb is same या equal to the time taken by disturbance to cover distance an. Time taken is same, अब फिर इसको लिखेंगे t is equal to time, सेम है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस mb, और ये फर्स्ट मीडियम में यानी अपॉन स्पीड यानी v1 इक्वल टू टाइम, ये भी टाइम सेम है, तो a से n डिस्टेंस an अपॉन स्पीड सेकंड मीडियम में v2। अब क्योंकि दो अलग अलग मीडियम है तो v1 v2 तो इक्वल है नहीं, तो दिस इंप्लाइज जो mb अपॉन an की रेशियो आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा, ये आ गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे वही ट्रायंगल लेना है, इन राइट ट्रायंगल AMB, राइट ट्रायंगल AMB sin I इक्वल टू व्हाट, I के सामने ये परपेंडिकुलर यानी MB, ये हाइपोटेन्यूज AB, क्लियर, क्लियर है, ठीक। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बताओ, इन राइट ट्रायंगल कौन सा ले दूसरा, R वाला, इसका नाम है ANB। ANB देखो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा मैंने स्टेप लिया था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। साइन यहाँ पे ये R हो गया, ये R रिफ्रैक्शन वाला R है, इस R के सामने परपेंडिकुलर यानी AN और हाइपोटेन्यूज AB, और क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है जैसा वहां पे भी किया था, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या आएगा, MB AN, and the from equation first it is equal to क्या, V1 upon V2, ट्रू, स्नेल्स लॉ यही तो है, sin R I upon sin R that is equal to ratio of the speed, यही है आपका स्नेल्स लॉ, ये प्रूव हो गया 2 मार्क्स का, सबको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, और काफी टॉपिक कवर कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेरेंस करेंगे। यस हाँ, उनको देखो ये चीज जो है फॉर्मूला ये बता रहा है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो रेशियो आई वो स्पीड की रेशियो के इक्वल आई, और ये जो स्पीड की रेशियो होती है उसी से किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर की जाती है, एंड इट इज द स्नेल्स लॉ यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कंक्लूजन आया कि ये स्नेल्स लॉ है और ये हमारा प्रूव हो गया है। हाँ वो था रिफ्लेक्शन वाला केस था, इसमें आई और वो जो आर था वो मैंने अलग तरीके से बनाया था, इसलिए ताकि आर बनाने के तरीके अलग है, ये आर हमने रिफ्लेक्शन के लिए बनाया था और इस तरह यहाँ बनाया ये रिफ्रैक्शन है ना, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, इसमें मीडियम नहीं चेंज हो रहा, ठीक। हाँ क्योंकि स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन के लिए, ये है फॉर द रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है और रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं चेंज होता, ठीक। तो आज का यही कंप्लीट करते हैं, इसको आप चाहे हाँ बताओ। ठीक है पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये लास्ट वीडियो मेरी इसी पे V इनवर्स रूट n, ये प्रूफ किया था मैंने।
तो यहाँ पे क्वांटम कंडीशन लेके चल रहे थे, वहीं से प्रूव किया था जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई होता है। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेरी करता है। एंगुलर मोमेंटम क्या MVR n के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। H/2 पाई का मल्टीपल है n आपको बताता है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर सेकंड ऑर्बिट है, फिर थर्ड ऑर्बिट है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे होता है कि जो चीज न्यूक्लियस के क्लोज है, यानी r अगर आपका कम है, न्यूक्लियस के क्लोज है, r कम है, लेकिन यहाँ स्पीड ज्यादा है, लेकिन इससे अवे जाएगा तो स्पीड आपकी यहाँ पे और कम होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा आपके प्लैनेट्स के लिए भी होता है। सन के क्लोजर वाली प्लैनेट्स जल्दी 1 ईयर कंप्लीट होता है, इनका टाइम पीरियड अलग होता है। तो बाकी तो हमने ये चीजें प्रूव करके दिखाई है ना, हमने तो अपने का अकॉर्डिंग तो नहीं कर दिया ये फॉर्मूला है, तो इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। तो फिजिक्स में हाँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात करें कि फिलहाल एनर्जी भी तो वेरी करती है, यहाँ एनर्जी अलग होगी, आगे एनर्जी अलग होगी। टोटल एनर्जी की बात करें तो हाँ, आपकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। अब एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एनर्जी वाली लेंगे, फिलहाल हमने ऐसा तो नहीं अपने आप नहीं कहा। हाँ हाँ, वो तो आपका एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ, याद है आपको कैप्लस लॉ? कैप्लस लॉ में अगर आपको याद होगा प्लैनेटरी मोशन, तो वैसा यहाँ पे भी कि जैसे सन के चारों तो प्लैनेट घूम रहा है, तो ये अगर ये फार अवे है तो यहाँ पर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, आई ओमेगा, याद तो रहा आई ओमेगा, L आई ओमेगा कांस्टेंट। उसी कंसेप्ट से कि जैसे ये दूर जाएगा तो आई इंक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज होगा। याद आया? 11th क्लास का है ये कंसेप्ट। उस बेसिस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि उसका इनेशिया मोमेंट ऑफ इनेशिया अगर इंक्रीज होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके, मुझे लगा तुम कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब मुझे क्लियर होगा कि उसी ऑर्बिट की बात करें तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ओके, चलो क्लास, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा आप नेक्स्ट, वेलकम, नेक्स्ट क्लास में भी कोई भी डाउट है, स्टार्टिंग में हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे, फिर हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।